नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सीरीज हमारी कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है, जिसमें हम बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, अदर एग्ज़ाम जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम यहाँ पे मैथमेटिक्स कराते हैं। और एक हमारी और सीरीज है आर डी शर्मा क्लास 10th मैथमेटिक्स की, तो वो अलग सीरीज है। तो यहाँ से आज से हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेंसुरेशन में हम यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम दोनों चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे फिगर्स की। तो पार्ट 1 जो आज का हमने स्टार्ट किया है वो एक ट्रायंगल का है, और ट्रायंगल के बारे में हम एक्सप्लेनेशन पूरा समझाएंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चंस जब हम कराएंगे तो वो एस.डी. यादव और आर.एस. अग्रवाल जैसी अन्य बुकों से वो क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल होता क्या है। देखिए, बहुत बेसिक सी बात है कि किन्हीं भी 3 साइड्स से, अगर हम किन्हीं भी 3 साइड्स से कवर्ड जो एरिया होता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का मतलब सीधी सी बात त्रिभुज है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे समझ सकते हैं, त्रिभुज। तो ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में जैसे कि हम इनको नाम दें, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे 3 शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, और 3 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे जो एरिया होता है वो क्या होता है, ये भी आपको समझना चाहिए। एरिया का मतलब होता है जो इनके बीच में ये सरफेस है, इसको कवर करना, यही इसका एरिया है। ठीक है, ये पूरा एरिया होता है। तो एरिया जो कवर्ड होता है वो 3 साइड से कवर होता है, और जो इसकी बाउंड्री होती हैं वो हमारी होती हैं परिमाप। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक में दोनों चीज़ें समझने वाले हैं, एक तो हमारा एरिया और एक होती है हमारी पेरीमीटर, परिमाप। ठीक है, और हम एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो परिमाप, किसी भी ट्रायंगल की परिमाप जो होती है उसकी 3 बाउंड्री का सम होती है। तीनों तरफ से जो आकृति घिरी हुई है उसकी बाउंड्री का सम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस CA, ये जो है इसकी परिमाप है ये। और इन ट्रायंगल्स के हम क्षेत्रफल्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए, इस बात को समझिए। सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल, एरिया की बात करें तो देखो, बहुत बेसिक सी बात है। कोई भी ट्रायंगल, उसका जो एरिया है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट कहने का मतलब है 1/2 आधार गुणा लंब या ऊंचाई। हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, लंब या ऊंचाई होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसके और टाइप्स ट्रायंगल के लिए, कि जैसे कि हम ट्रायंगल लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल है, इसको ABC नाम दे दिया। इसके 3 वर्टेक्स हैं, हमारे 3 शीर्ष बने हुए हैं। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया कि हमें किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट की ज़रूरत होती है, आधार और उसकी ऊंचाई की ज़रूरत होती है। तो देखिए, उसका जो बेस है, आधार है, ये हमारे इसमें क्या हो सकते हैं, हमारा AB भी आधार बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं हम BC भी आधार बना सकते हैं, और हम एक CA भी इसका आधार बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी हाइट की, ऊंचाई की। तो हाइट जो होती है वो क्या होगी, तो हाइट जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मतलब वो एक लंबवत दूरी होती है, जो कि शॉर्टेस्ट भी होती है, सबसे छोटी हाइट होती है। तो हाइट हमेशा याद रखिए कि ये हमारी जो BC बेस है उस पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो लंबवत जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं ऊंचाई, हाइट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बात समझिए कि जैसे मैंने यहाँ पे BC बेस माना, तो AD मेरी हाइट होगी, तो जो इसका एरिया है वो क्या होगा, हाफ BC इंटू AD, ये इसका एरिया हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं एक काम करूँ कि यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AC पर,
और मान लीजिए कि ये यहाँ पे इसका नाम दे दिया ई, तो ये जो एरिया होगा हाफ ए सी या सी ए इंटू बी ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस ए सी है और बी ई हमारा परपेंडिकुलर है। और अगर हम तीसरे की अगर बात करते हैं कि जैसे यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और इसका नाम दे दिया हमने एफ, तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ ए बी इंटू सी एफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी त्रिभुज का एरिया हम उसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से हम निकाल सकते हैं। किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई के अकॉर्डिंग हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया जो है वो निकल सकता है। ठीक है, बशर्ते कि हमको बेस पता हो और उस पर परपेंडिकुलर मतलब उस पर ऊंचाई पता हो। ठीक, ये तो इतनी बात होती है। अब इसके बाद हम आगे एक बात समझते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पेशल टाइप का त्रिभुज दे रखा हो जहाँ ऊंचाई हमें न पता हो। तो एक त्रिभुज होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कहने का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं हमें पता होती हैं लेकिन वो विषम होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल ले लूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी जो भी है, मान लीजिए इसकी भुजाएं ए बी सी, ये इसकी भुजाएं दे दी हैं। अब इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बेस तो आपको तीनों पता है लेकिन किसी भी बेस पे आपको ऊंचाई नहीं पता है, हाइट इसकी नहीं पता है। तो अब आप कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? तो इसके लिए एक टर्म होता है कि एस, जिसको हम सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप भी कहते हैं, आधी परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। और एस जो होगा वो होगा पूरी परिमाप, क्या होगी? तीनों भुजाओं का योग होगी, तो उसका आधा हम कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल आएगी। तो यहाँ पे हम एक हीरोइंस फार्मूला हम का इस्तेमाल करते हैं। हीरोइंस फार्मूला होता है हमारा, उसका हम यूज़ करते हैं। और वो होता क्या है कि एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कहने का मतलब है अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं ए बी सी, तो सबसे पहले हम एस, एक फैक्टर होता है अर्ध परिमाप, वो निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, और उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा। तो कहने का मतलब अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहीं भी यूज कर सकते हो आप। हमको ये देखना है कि किस तरीके से हमारी कैलकुलेशन आसान रहती है। अगर हाफ बेस इंटू हाइट का भी अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है और ये तीनों साइड भी दे रखी हैं, तो आप दोनों तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन में टाइम कौन से वाले तरीके से कम लग रहा है। ओके, चलिए अगला इसका एक टाइप होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ये, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, इसमें त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं ना वो समान दे रखी होती हैं। जैसे कि 3 भुजा दे रखी हैं और तीनों भुजाएं दे रखी हैं ए ए ए, तीनों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे भी हम हीरोइंस फार्मूला का यूज जैसे करेंगे तो उससे एक नया फार्मूला हमारे सामने बन के आएगा, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये एक नया फार्मूला हमारे सामने इजाद हो जाएगा, इसी से, ये हीरोइंस फार्मूले से ही बन के आएगा। जैसे कि वहाँ पे हम एस निकालेंगे तो ए प्लस ए मतलब 3a/2, और फिर उसको फार्मूले में फिट करेंगे तो उससे ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा। और यहाँ पे आप उसकी परिमाप भी देख सकते हैं, परिमाप जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर आपको इसमें क्या है 3a है, क्योंकि तीनों भुजाएं आपको पता है तो 3a इसकी पेरीमीटर हो जाएगी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। देखिए एक और स्पेशल कंडीशन होती है इसी की कि सपोज करो यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर भी दे दी जाए आपको, ये आपको परपेंडिकुलर दे रखी है h, तो अब इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालोगे आप? तो उसके लिए भी एक तरीका है। उसके लिए तरीका क्या है, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे हाफ, अगर इसकी परपेंडिकुलर पता है तो 1/2 a इंटू एच ये इसका एरिया होगा, और इसी त्रिभुज का एरिया रूट 3/4 a स्क्वायर भी हमने निकाल लिया है, तो ये दोनों ही तो इसके एरिया है।
तो एरिया दोनों हैं तो दोनों इक्वल होंगे। अगर यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखो ए से एक पावर कट जाएगी और 2 से ये एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ से हम कर पाएंगे कि 2h इज इक्वल टू a√3, और यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो h/a इज इक्वल टू √3/2। तो ये एक रिलेशन आ जाता है h और a में। तो h और a का जो रेशियो होता है वो इन दोनों का जो रेशियो है, h और a का जो रेशियो है वो √3/2 होता है। कभी कभी बच्चे इसको भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कि 2 आगे आना है या पीछे। तो आप याद रखिए कि जो h है, ऊंचाई है, वो शॉर्टेस्ट होती है, छोटी होती है। तो ये जो a साइड है इससे ये छोटी होगी। तो एक तो 2 है और एक √3 है, तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, मतलब ये 2 से छोटी है। तो h जो है वो छोटी होगी 2 से, a से। तो उस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो ये एक हमारा रेशियो है, ठीक है। तो इसी का रेशियो का यूज करके हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। आप इसको पुट करके निकाल लीजिएगा और एरिया हो जाता है h² / √3। तो अगर आपको कोई ऐसा समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी ऊंचाई आपको पता है तो आप ये फॉर्मूला ना लगाएं, डायरेक्ट इसी से आपका एरिया निकल आएगा। या फिर आपको अगर ऊंचाई पता है और आपसे भुजा पूछ रहा है तो आप एरिया का यूज़ ना करें, डायरेक्ट इस रेशियो का यूज कर सकते हैं और आसानी से आपकी भुजाएं और उसकी ऊंचाई का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक समबाहु त्रिभुज के बारे में। इसी तरीके से एक और त्रिभुज हम लेते हैं, वो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल होता है ये, मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं और यहाँ पे हमने इसकी 2 भुजाएं बराबर लिख ली और एक भुजा को अलग लिख लिया, तो ये हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको तीनों भुजाएं पता हैं, चाहे समान हो या असमान हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप यहाँ पे भी हीरोइंस फार्मूले का यूज़ करेंगे और वहाँ से इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसी फार्मूले से एक नया हमने यहाँ पे एक फार्मूला निकाल लिया है कि एरिया इज इक्वल टू b/4 √4a² - b²। ये इसका एरिया का फार्मूला है। देखिए, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि a कौन सा लगाएं, b कौन सा। तो हमेशा याद रखिए, जो ये सिंगल है, यहाँ पे देखो a 2 बार है लेकिन b 1 बार है, तो वो जो 1 बार होगा वो फॉर्मूले में 2 बार आएगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 बार आ रहा है। और जो फिगर में 2 बार है वो फॉर्मूले में 1 बार आएगा। तो आप याद रख सकते हैं, जो समद्विबाहु त्रिभुज की जो समान भुजाएं होती हैं, जो भुजाएं दोनों एक जैसी होती हैं, वो उसको हम a मानेंगे और जो अलग भुजा होती है उसको b मानेंगे। तो उसका फॉर्मूला होगा a = b/4 √4a² - b²। इस तरीके से हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, अगला एक और टॉपिक हम इसमें लेते हैं त्रिभुज का ही। देखिए, एक त्रिभुज होता है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, इसका बहुत यूज होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है ये बात आप समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज सब बच्चे जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल होता है और इसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण, हाइपोटेनस कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। और एक होता है आधार, मान लीजिए कि ये नीचे वाला आधार है और ये इस पर परपेंडिकुलर है, लंब है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को आधार माने, आप आधार इसको भी मान सकते हैं, तो लंब ये वाला हो जाएगा। ये डिपेंड करता है थीटा के अकॉर्डिंग। अगर एंगल हमारा ये मान के चल रहे हैं तो ये आधार है, ये लंब होगा। अगर एंगल हम इसको मान लेते तो ये आधार हो जाता और ये लंब हो जाता। मैं दोनों चलो फिगर बना के दिखा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कि जैसे कि अगर देखो, कर्ण नहीं चेंज होगा, कर्ण हमेशा 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा रहती है। लेकिन आधार, अगर ये वाला मैं एंगल थीटा लेता हूँ तो इसकी वजह से ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये चेंज हो जाते हैं। लेकिन इनके चेंज होने से हमारे कंसेप्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है एक। पाइथागोरस क्या कहती है? पाइथागोरस कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है
कर्ण का जो वर्ग होता है वो हमारा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। ठीक है, ये वाला बात है। तो यहाँ से अगर हम कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से हम कर्ण निकाल सकते हैं। और यहाँ से अगर हम आधार निकालना चाहें तो ये पक्षांतर करने के बाद हमारा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। और इसी तरीके से हम अगर लंब निकालना चाहें तो अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम है, ये सब बच्चों को 7th 8th क्लास से समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एरिया की बात अगर करेंगे तो एरिया हमारा होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमको जब आधार पता है तो आधार इंटू लंब हो जाएगा यहाँ पे इसका एरिया। और आपको पता है या तो हम आधार इसको माने या इसको, होना गुणा इन दोनों का ही है। यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखिए, कर्ण जो होता है वो ग्रेटर देन आधार होता है और ग्रेटर देन लंब होता है। कहने का मतलब है कर्ण जो है आधार से भी बड़ा होता है और लंब से भी बड़ा होता है। कर्ण हमेशा दोनों से बड़ी भुजा होती है। तो कभी किसी ट्रायंगल में आपको ये कन्फ्यूजन हो कि इनमें कर्ण कौन सा है, अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है तो आप समझ लीजिए जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगी, बाकी दोनों छोटी भुजाएं हैं उनमें से एक आधार और एक लंब होगी। तो उन दोनों का गुणा का हाफ कर लेंगे तो उस त्रिभुज का एरिया निकल आएगा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के बाद एक और त्रिभुज का कंसेप्ट है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो देखो इसमें क्या होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कि यहाँ पे दो भुजाएं तो बराबर होती हैं बट वो त्रिभुज समकोण भी होता है। तो ये बात अभी हमने समझी थी कि अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण तो दोनों बाकी भुजाओं से बड़ा होगा, तो वो तो कर्ण तो किसी के समान हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो आधार होगा, मान लीजिए कि वो ए है तो लंब होगा, ठीक है, वो भी हमारा ए ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो वहाँ पे आधार और लंब दोनों हमारे बराबर होंगे। अब मान लीजिए ये कर्ण जो है हमारा बी है तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी, ये तो पाइथागोरस यूज हो जाएगी इस पे, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, मतलब ए अंडर रूट 2। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अंडर रूट 2 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया हम कर सकते हैं हाफ, भाई बेस इंटू हाइट तो ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ आधार का वर्ग, आधार के वर्ग का हाफ कर दें, या हम लंब जो है उसके वर्ग का हाफ कर दें, बात तो एक ही है। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से कर्ण के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो कर्ण भी तो ए रूट 2 है भाई, ये तो भुजाएं ए थी और ये ए रूट 2 है, तो 2 को हटाने वाला काम कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा। तो इसका जो एरिया है वो ये भी हो सकता है कि कर्ण का वर्ग बटे 4, इससे भी आप इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। अगर कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण पता है तो कर्ण का स्क्वायर बटे 4 4, तो यहाँ से भी इसका हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखिए यहाँ पे एक और इसका कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आप समझ लीजिए। वो कंसेप्ट क्या है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ण जो होता है वो ए रूट 2 होता है, मतलब लंब रूट 2 या आधार रूट 2। ए तो दोनों लंब या आधार दोनों है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो एक कंसेप्ट और हमें समझना है यहाँ पे, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि जैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुजी है, ये ए है, ये ए है और ये मैंने बी मान लिया। अगर इसकी मैं ऊंचाई की बात करूं h, तो याद रखिए ये जो ऊंचाई h होती है ये इस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कहने का मतलब है h जो होता है वो b/2 होता है, ये आपको याद रखना है।
यहाँ जो h होगा वो क्या होगा b/2, मतलब इसका आधा होगा। तो कहने का मतलब ये भी h होगा और ये भी h होगा, ठीक है। तो b = 2h होता है। ये जो हाइपोटेनस जो b है, कर्ण है, वो इस ऊंचाई का दूना होता है। इस कंसेप्ट का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसका भी इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया और परिमाप के लिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। कोई अगर डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से उसको समझा दूंगा। लेकिन ट्रायंगल्स में, त्रिभुज में कुछ और बेसिक्स भी हैं, छोटी छोटी 1-2, वो और हम बताने वाले हैं। उसके बाद अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके क्वेश्चंस बताएंगे, और उसमें R.D. शर्मा, RS अग्रवाल, अदर जो भी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए आपको देखो दोबारा से एक बात, थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी ट्रायंगल की। ट्रायंगल की ज्योमेट्री मैं बता देता हूँ क्या है। ट्रायंगल की ज्योमेट्री के लिए देखो ऐसे समझिए आप, जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में जैसे मैंने इनके 3 शीट्स हैं, एक ABC नाम दे दिया है मैंने इनका। तो इसके जो तीनों जो इंटरनल एंगल होते हैं, ये जो अंदर के कोण हैं तीनों, इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 होगा, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। पहली बात तो आप इतना समझ लीजिए। इसके बाद कुछ 2-3 चीज़ें और हैं, उनको और आपको समझना है। मैं एक एक करके आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको अगर बात करूँ तो एक होती है मीडियन, एक होती है मीडियन, और इसको हिंदी में हम कहते हैं मध्यिका। मध्यिका एक्चुअल में ये क्या होती है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। मध्यिका होती है किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु है, अगर मैं इसको इसके सामने वाले शीर्ष से मिला दूं, कहने का मतलब है ये मध्य बिंदु है, ये याद रखिएगा, ये क्या है, मध्य बिंदु। मैं जैसे इसका नाम D दे दूं तो D एक मध्य बिंदु है, ठीक है। ये यहाँ पे A है, ये B है, ये C है। तो इस ABC त्रिभुज का D मध्य बिंदु है BC भुजा का, तो ये AD मध्यिका होगी। उसी तरीके से अगर मैं इस भुजा का भी कोई मध्य बिंदु ले लूँ और ये E पॉइंट में दे दूँ, तो यहाँ पे ये जो BE होगी ये मध्यिका होगी। उसी तरीके से अगर मैं कोई यहाँ पे AB का अगर कोई मध्य बिंदु ले लूँ F, ठीक है, तो ये भी मध्यिका होगी। तो याद रखिए मध्यिकाएं क्या होती हैं हमारी, कि किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, उसको हम मध्यिका कहते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई कि मध्यिका क्या होती हैं। अब मध्यिकाओं को जो मिलाने वाला पॉइंट होता है, इसको भी आपको समझना होगा कि मध्यिकाएं जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ये वाला जो पॉइंट है O, इस O को कहते हैं हम क्या, केंद्रक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोड, केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। इसको गुरुत्व केंद्र भी कह देते हैं कभी कभी, गुरुत्व केंद्र, ठीक है, गुरुत्व केंद्र या इसे केंद्रक कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा केंद्रक हो गया, ये बात समझ में आपकी में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ हम समझते हैं कि अब ये जो केंद्रक है वो, जैसे मान लीजिए जैसे O पॉइंट है ये, तो यहाँ पे जो AO और एक होगी OD, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है केंद्रक, तो ये इनको 2/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है 2/1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो इतना आपको मध्यिका के बारे में पता होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपकी में। अब इसके बाद एक होता है हमारा अगला, हम देखते हैं वो है एल्टीट्यूड, शीर्षलंब। वो क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, इसको हम कहते हैं शीर्षलंब, ठीक है। शीर्षलंब की बात करते हैं तो ये क्या है, तो जैसे कि अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, ABC हमारा कोई ट्रायंगल है,
इस ट्रायंगल के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो हम लंब डालते हैं, यहाँ पर ये कन्फर्म है कि AD जो है वो लंब है, परपेंडिकुलर है BC पर। D मिड पॉइंट है या नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर है, ये जो BE इस परपेंडिकुलर ऑन CA है। इसी तरीके से एक और परपेंडिकुलर है हमारा CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डले हुए हैं, तो इनको हम कहते हैं शीर्ष लंब। वहाँ पे थे मध्य बिंदु, यहाँ पे है शीर्ष लंब, ये शीर्ष से डाले गए लंब। और इनको जो पॉइंट ये मीट करता है, ये जो केंद्रक हमारा बनता है, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है लंब केंद्र। लंब है तो लंब केंद्र बन जाएगा यहाँ से। ऑर्थो सेंटर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। लंब केंद्र में, शीर्ष लंब में और मध्यिका में समझ में अंतर आ गया कि वहाँ पर मध्यिका जो होती है मध्य बिंदु पर आती है और यहाँ पे जो शीर्ष लंब होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब तीसरा, इसी में और एक और बात करते हैं हम, लंबार्धक। लंबार्धक, लंबार्धक ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसे हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या चीज़ है भाई? तो ये एक ऐसा है कि जैसे कि हमने ये ट्रायंगल ले लिया, हमारा ये ट्रायंगल है ABC। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा और अर्धक भी होगा। कहने का मतलब है ये जो AD है ये मीडियन भी है और ये एल्टीट्यूड भी है, दोनों ही चीज़ है। जो अभी हमने पढ़ा था वो दोनों अलग अलग पढ़े थे, या तो AD मीडियन थी या AD जो था परपेंडिकुलर था, मतलब एल्टीट्यूड था, शीर्ष लंब था। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर भी है और मीडियन भी है। इसी तरीके से ये BE परपेंडिकुलर भी है और मीडियन भी है, और ऐसे ही CF जो है वो परपेंडिकुलर भी है और मीडियन भी है। समझ में बात आ गई? AD कॉमा हमारा CF और BE ये मीडियन है, ये क्या है? मध्यिका है, मध्यिका है, और ये परपेंडिकुलर भी है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC है, CF इज परपेंडिकुलर टू AB है, और BE इज परपेंडिकुलर टू CA है। तो ये वाली बात भी है, दोनों कंडीशंस को अगर ये फॉलो करता है तो इसको हम कहते हैं लंबार्धक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसका जो ये सेंटर बनता है बीच में, ये जो है ये सरकम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है। इसको हम कहते हैं परिकेंद्र। इसे क्या कहते हैं हम? परिकेंद्र कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। ठीक है, सरकम सेंटर का परिकेंद्र का मतलब क्या है कि अगर इसको केंद्र मान के एक सर्किल खींचा जाएगा तो वो इस त्रिभुज के तीनों पॉइंट को टच करता हुआ बनेगा। इसको हम कहेंगे परिकेंद्र। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्लियर है ये बात? तो ये हो गया लंबार्धक। इसी तरीके से लास्ट एक और होता है और उसे कहते हैं हम बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कोणार्धक। कोणार्धक, कोणों का अर्धक, इसे कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कि जैसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये एक हमारा ट्रायंगल है और इसमें ये ABC इसके शीर्ष हैं, तो यहाँ से इन एंगल का बाइसेक्टर किया है। देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, ये यहाँ पर BD सॉरी कुछ भी मान लें, BD माने या जो भी माने, इसको चलो हटाए। जैसे ये इस A कोण का अर्धक किया हमने और ये D पे आ गया, और B कोण का अर्धक किया, ये E पे आ गया, और C कोण का अर्धक किया और ये F पर आ गया। कहने का मतलब है ये कोणों के अर्धक हैं, ये आपस में इक्वल हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि E पर ये परपेंडिकुलर हो, ये E पॉइंट परपेंडिकुलर है या E पॉइंट मिड पॉइंट है या D पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, आधा है, ये कुछ कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इतना है कि ये कोणों के अर्धक हैं, और जिस पॉइंट पर ये जाके मिलते हैं इसको हम कहते हैं अंतः केंद्र। इसको हम कहते हैं अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र का मतलब है इसको सेंटर मान के अगर हम एक सर्किल खींचने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर से इस तरीके से बन जाएगा।
ठीक है, तो ये पूरे ट्रायंगल के बारे में हमने आपको समझा दिया। दोबारा से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। मीडियन क्या होती हैं? मीडियन होती हैं मध्य बिंदु, जो भुजाओं के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली लाइन, और मीडियन का जो सेंटर जहाँ पे ये कट होती हैं उसको केंद्रक कहते हैं, और वो इस मीडियन को 2/1 की रेशियो में डिवाइड करता है। एल्टीट्यूड जो होता है वो लंब होता है, सीधा शीर्ष लंब, शीर्ष से लंब, और उसको जो पॉइंट बनता है वो लंब केंद्र बनता है, ऑर्थो सेंटर। एक होता है लंबार्धक, मतलब लंब भी है और अर्धक भी है, मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो उसे परकेंद्र बनता है, त्रिभुज के बाहर मतलब त्रिभुज के बाहर सर्किल बन जाता है। और कोणों को अर्धक, मतलब ये जो ABC तीनों एंगल का आधा आधा खींच के जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम कहते हैं कोणार्धक, वो अंतः केंद्र हमारा बन जाता है। ठीक है, तो ये हुई हमारा ट्रायंगल कंप्लीट। तो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल वीडियो पे कमेंट कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।